हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो दोस्तों? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं इंजीनियर सुनील बिश्नोई आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ्स पॉइंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है, जो जेई मेन और एडवांस के लिए। क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं बट इनके कंसेप्ट जो है, इंटरमीडिएट स्टेप जो भी है दोस्तों, वो क्वेश्चन के अंदर बहुत ही काम के हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को जिसका कंसेप्ट आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कीजिए, ताकि जब आप नया क्वेश्चन अटेंड करोगे जेई मेन के अंदर तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका टाइम ड्यूरेशन जो क्वेश्चन का होगा अटेंड करने का वो काफ़ी कम होगा और उससे आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखिए दोस्तों, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब एक ट्रायंगल के वर्टेक्स अपने को दिए हुए हैं ए बी और सी। द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर अपने को पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट क्या है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। देखिए मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ पहले। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है तो साइड ए बी की लेंथ कितनी होगी ए बी, और साइड बी सी की कितनी होगी, ये इसकी ए सी की कितनी होगी, ये ए सी होगी। ठीक है दोस्तों, ये होगी मेरे पास ए सी। तो इस एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है जो अपोजिट साइड को हमेशा रिमेनिंग टू साइड की रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ये जो लेंथ होगी ये ए बी हो जाएगी और ये जो लेंथ होगी ये ए सी हो जाएगी। क्लियर? रिमेनिंग टू साइड्स की लेंथ में एंगल बाइसेक्टर हमेशा सामने वाली साइड को क्या इंटरसेक्ट करके जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑलवेज डिवाइड साइड अपोजिट टू दैट एंगल, मतलब उस एंगल के अपोजिट साइड को, दैट एंगल इन ऑलवेज डिवाइड रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज ए बी रेशियो ए सी, ए बी रेशियो ए सी। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए अपने पास में क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एंगल कौन सा है, एंगल है मेरे पास ए बी सी। तो ये वर्टेक्स ए हो गया और ये वर्टेक्स बी हो गया और ये वर्टेक्स सी हो गया। तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, तो ए बी का एंगल बाइसेक्टर, तो पहले मैं ए बी की लेंथ फाइंड कर लेता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये मेरे पास आया -6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये 100 हो गया। दैट मीन्स ए बी की लेंथ 10 आ गई। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बी सी कितना आया, बी सी मेरे पास आया x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 कर सकते हैं। यहाँ भी 5 माइनस 1 4 और 1 माइनस 4 3, तो 25 प्लस ये 4 यानी 16 प्लस 9 25, तो ये 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ आ गई मेरे पास ए बी और बी सी दोनों लेंथ आ गई। ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को रिमेनिंग टू साइड में डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर डी मेंशन किया है। तो देखिए दोस्तों, ये साइड मेरे पास सी डी और ए डी का रेशियो वो मेरे पास क्या होगा, रिमेनिंग साइड के अंदर डिवाइड होगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10 और ये मेरे पास हो गया यहाँ पर 5। दैट मीन्स 5:10 यानी 1:2, यानी एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को 1:2 में डिवाइड करके पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन 1:2 साइड ए सी को 1:2 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट ए -1,7 है और पॉइंट सी मेरे पास 1,4 है। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या है, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये 1 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 + 1, तो 2 - 1/3, ये 10 - 7/3, ये 1/3,1 आ गया। तो स्लोप कितनी आई एंगल बाइसेक्टर की, y2 माइनस y1, सो 1 - 1 अपॉन 1/3 - 5, तो ये 0 आ गई स्लोप। ठीक है दोस्तों, तो इक्वेशन क्या आ गई, y - y1 = m, x - x1, ये पूरा 0 हो गया।
तो एंगल बाइसेक्टर आ गया मेरे पास y इक्वल टू 1 यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर दोस्तों? तो क्वेश्चन का आंसर आया मेरे पास y इक्वल टू 1, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल ओ ए बी है, P जो है वो OB को डिवाइड करता है 1:2 में, और Q जो है AB को डिवाइड करता है 2:1 में। OQ एंड PA अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो वो R पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है A और B के पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में, या उसके फॉर्मेट में अपने को फाइंड करना है। वो आपका ओरिजिन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस के लिए। एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन वेक्टर पे बन सकते हैं। तो ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो ये मेरे पास OQ है, तो OB को P डिवाइड करता है 1:2 में, और AB को Q डिवाइड करता है 2:1 में। ठीक है दोस्तों, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? आप वेक्टर की वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, सेक्शन फॉर्मूले से ये 1 इंटू बी वेक्टर 2 इंटू 0 वेक्टर अपॉन 1+2, तो P वेक्टर मेरे पास आ जाएगा B वेक्टर बाई 3। P वेक्टर कितना आ गया दोस्तों? B वेक्टर बाई 3, यानी इस P का पोजीशन वेक्टर आ गया मेरे पास। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, इसका क्या होगा? तो 1 इंटू ए वेक्टर Q का पोजीशन वेक्टर। ठीक है दोस्तों, Q वेक्टर बराबर 1 इंटू ए वेक्टर और 2 इंटू बी वेक्टर अपॉन 3। ठीक है दोस्तों, तो Q का पोजीशन वेक्टर आ गया ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर अपॉन 3, ये Q का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब जब मैंने इसको OQ और AP को जब ज्वाइन किया तो ये R पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करता हूँ OQ के रेस्पेक्ट में। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ R विथ रेस्पेक्ट टू OQ, इसका रेशियो मैं लेट कर लेता हूँ λ1:1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये O और ये Q हो गया, तो कितना हो गया? λ1 इंटू Q वेक्टर 1 इंटू 0 वेक्टर अपॉन λ1+1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं Q वेक्टर की पोजीशन वेक्टर यहाँ पुट करता हूँ, तो मेरे पास R वेक्टर कितना आ गया, यानी पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर λ1 A प्लस 2B अपॉन ये 3 आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये मेरे पास 3 है। ठीक है दोस्तों, पोजीशन वेक्टर ऑफ R विथ रेस्पेक्ट टू AP, तो AP के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं अब अपन। तो क्या बनेगा देखिए, ये मेरे पास P है, P का पोजीशन वेक्टर P वेक्टर है जो अपन ने फाइंड किया था, और ये मेरे पास A है, A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है। पॉइंट R इसको λ2:1 में डिवाइड करता है, तो λ2 इंटू A वेक्टर 1 इंटू P वेक्टर अपॉन λ2+1। क्लियर दोस्तों, तो R वेक्टर इक्वल टू λ2 A वेक्टर P वेक्टर की वैल्यू मैं पुट करता हूँ B वेक्टर बाई 3 अपॉन λ2+1। ठीक है, तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 λ2 A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 3 λ2+1। क्लियर दोस्तों, तो अब देखिए अपने पास में क्या बन जाएगा, ये दोनों ही पोजीशन वेक्टर R के हैं, तो दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों R को इक्वल कर देते हैं। तो ये मेरे पास A का आगे कोफिशिएंट, इसी तरह इस तरफ भी है, तो कंपेयर करते हैं वेक्टर A के कोफिशिएंट और वेक्टर B के कोफिशिएंट को। तो 3 λ2+1 ये इसके इक्वल हो गया, इसी तरह ये B के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास, तो एक इक्वेशन आई 2 λ1 λ2 प्लस 3 λ2 इक्वल्स टू λ1। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर 3 λ1 प्लस 3 इक्वल टू 6 λ1 λ2 प्लस 6 λ1, तो 6 λ1 λ2 प्लस 3 λ इक्वल टू 3। तो यहाँ से मेरे पास 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ, 2 λ1 λ2 λ1 इक्वल टू 1।
ठीक है दोस्तों, 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 की वैल्यू 1 माइनस लैम्बडा 1 आ गई, तो 1 माइनस लैम्बडा 1 तो 3 लैम्बडा 2 1 माइनस लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा 1, तो ये 3 लैम्बडा 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्बडा 1। यहाँ से मैं लैम्बडा 2 की वैल्यू फाइंड करता हूँ 1 माइनस लैम्बडा 1 अपॉन 2 लैम्बडा 1 यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास लैम्बडा 1 में इक्वेशन आ गई, लैम्बडा 1 में इक्वेशन आ गई, तो लैम्बडा 1 में इक्वेशन आ गई, तो अपन ने इसको सोल्व किया, 4 लैम्बडा 1 स्क्वायर लैम्बडा 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसके फैक्टर किए तो लैम्बडा 1 के मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, 1 इक्वल्स टू 3 और लैम्बडा 1 इक्वल टू -1। ये लैम्बडा 1 की वैल्यू अपने पास में 2 वैल्यू आई, लैम्बडा 1 की वैल्यू -1 और 3/4। ये -1 तो रेशियो है, नेगेटिव हो नहीं सकता। ये लैम्बडा 1 की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पोजीशन आर वेक्टर में पुट करता हूँ, तो मेरे पास आर वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा 1 की वैल्यू 3/4, a प्लस 2b वेक्टर अपॉन 3 है ही पहले से, तो लैम्बडा 1 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एलसीएम आने के बाद 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का पोजीशन वेक्टर ए और बी के टर्म में मेरे पास कितना है दोस्तों, आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर अपॉन 7। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास में इस तरह पोजीशन वेक्टर आ गया आर का ए और बी के टर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट जो है वो एपी के अंदर है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इस इक्वेशन के रूट कितने हैं मेरे पास, रूट मेरे पास 4 है, तो 4 रूट अल्फा बीटा और गामा अपन लेट कर लेते हैं, तो x की पावर 4 क्यूब एक्स स्क्वेयर के एक्स प्लस 225 इक्वल टू 0, तो इसके 4 रूट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास इसके 4 रूट है, ये चारों रूट एपी में गिवन है, तो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर इन एपी। ठीक है, तो एपी के मैं स्पेशल टर्म लेट कर लेता हूँ, मिडिल 2 टर्म तो मेरे पास a माइनस डी और a प्लस डी हो गया, कॉमन डिफरेंस 2d है, तो पहले कितना हो जाएगा -3d और नेक्स्ट कितना हो जाएगा +3d हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इसमें इक्वेशन थ्योरी में इजीली फाइंड कर सकते हैं, पावर 4 की इक्वेशन है ये, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d, सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट वो मेरे पास कितना है 1 है, और उससे एक पावर कम का कोफिशिएंट दैट मीन्स एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इसमें नहीं है, तो 0 हो गया, सो d से d कैंसिल, 4a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस 3d ये बन गया इक्वल टू ये पॉजिटिव मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 1 और उससे 3 पावर कम का कोफिशिएंट दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म, तो 225, ए तो मेरे पास 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 9d4 कितना हो जाएगा 9d4 इक्वल्स टू 225, तो 9 से ये कैंसिल हो गया 25 टाइम्स, तो डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 5 आई, तो डी की वैल्यू ±√5 आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, मेरे पास रूट जो है ए तो 0 हो गया, तो -3d माइनस डी प्लस 3d ये बनेंगे। ठीक है, तो अब अपने पास में वैल्यू अपने को क्यू की फाइंड करनी है, तो डबल के प्रोडक्ट का सम -3d और -d ये 3d स्क्वायर, -d और d अल्फा बीटा बीटा गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा, वो मेरे पास इक्वल टू कितना होगा मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट और उससे 2 पावर का कम, यानी दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्यू, तो ये हो गया -10 और 6 माइनस ये -4d स्क्वायर इक्वल टू क्यू, तो डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 5 है, सो क्यू मेरे पास -20 आया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 2 कर्व दिए हुए मेरे पास ax स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1 और 2x स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 1 एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो 2a की वैल्यू क्या होगी, तो कंसेप्ट देखिए दोस्तों, a1x स्क्वायर प्लस a2y स्क्वायर इक्वल टू 1 एक कर्व है और दूसरा b1x स्क्वायर b2y स्क्वायर इक्वल टू 1 दूसरा कर्व है, ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कब कट करते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोगोनली कट करेंगे ओनली व्हेन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल 1/a1 -1 ये b1 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/a1 माइनस 1/b1 और 1/a2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/a2 माइनस 1/b2, यानी एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल का डिफरेंस इक्वल टू वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल का डिफरेंस जब होता है तब दो कर्व ऑर्थोगोनली कट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है उनका रेसिप्रोकल 1/a और 1/2 इनका डिफरेंस, यहाँ 1/3 और 1/6 इसका डिफरेंस, दोनों इक्वल कर दो आप। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6 एलसीएम आया तो 2 माइनस 1 1/6, तो 1/6 प्लस 1/2 6 एलसीएम आ जाएगा, तो मेरे पास 4/6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 4/6 तो ए की वैल्यू कितनी आई 2 से कैंसिल करता हूँ तो ए मेरे पास 3/2 आ जाएगा। ए कितना आया मेरे पास 3/2, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाली कंडीशन है, ये मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ कंसेप्ट पूरा। सो कंडीशन ऑफ टू कर्व a1 एक्स स्क्वेयर a2 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 एंड b1 एक्स स्क्वेयर b2 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 कट ऑर्थोगोनली, तो क्या कंडीशन आएगी। तो देखिए एक कर्व ये हो गया मेरे पास 1 और दूसरा कर्व ये हो गया मेरे पास कर्व नंबर 2, ये दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो टेंजेंट है इसकी स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2, यहाँ एंगल 90 डिग्री है तो m1 m2 क्या होगा -1 होगा। ठीक है दोस्तों, m1 m2 -1 होगा। तो किसी पॉइंट p x1 y1 पे अपन दोनों कर्व की टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट कर्व हो गया a1 एक्स स्क्वेयर प्लस a2 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 और ये a2 एक्स स्क्वेयर प्लस b2 वाई स्क्वेयर, ये सेकेंड कर्व b1 एक्स स्क्वेयर प्लस b2 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा 2a1x प्लस 2a2y, वाई का वाई डैश इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव कितना आया -a1x, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, a2y। तो पॉइंट p इंटरसेक्शन पॉइंट p x1 y1 पर मेरे पास टेंजेंट स्लो इस कर्व 1 की टेंजेंट की स्लोप कितनी आई -a1x1 अपॉन a2y1। इसी तरह सेकेंड कर्व के लिए देखिए 2b1x प्लस 2b2 वाई डैश इक्वल्स टू 0, तो वाई डैश कितना आया -b1x अपॉन b2y, तो -b1 पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट पी x1 y1 है यहाँ पर, तो दोनों में सेम पॉइंट जाएगा b1 x1 b2 x2। अब कर्व एक ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, दैट मीन्स एंगल दोनों के बीच में टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है 90 है। सो m1 m2 इक्वल टू -1। क्लियर, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ इसकी वैल्यू, तो माइनस के माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे। a1 b1 x1 स्क्वेयर a2 b2 y1 स्क्वेयर इक्वल टू -1। तो यहाँ से मेरे पास a1 b1 अपॉन a2 b2 की वैल्यू क्या बन गई, a1 b1 अपॉन a2 b2 की वैल्यू बन गई मेरे पास -y1 स्क्वेयर अपॉन x1 स्क्वेयर इक्वल टू माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा y1 स्क्वेयर अपॉन x1 स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों, ये हो गई मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट, ये पॉइंट p x1 y1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 1 और 2 को, तो a1 x1 स्क्वेयर प्लस a2 y1 स्क्वेयर इक्वल टू b1 x1 स्क्वेयर b2 y2 स्क्वेयर 1 1 इक्वल कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से x1 स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो a1 माइनस b1 x1 स्क्वेयर और ये मेरे पास b2 माइनस a2 y1 स्क्वेयर। सो a1 माइनस b1 अपॉन ये यहाँ a2 माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ a2 माइनस b2 इधर वाला माइनस यहाँ ही रखेंगे, तो माइनस y1 स्क्वेयर अपॉन x1 स्क्वेयर। अब 3 और 4 को अपन इक्वल कर देते हैं, 3 और 4 को दोनों को इक्वल कर दिया, तो a2 माइनस a1 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ गया और ये a1 b1 इसके नीचे आ गया। ठीक है, सेपरेट करता हूँ मैं, तो 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन a2, b2 से b2 कैंसिल, 1 अपॉन ये a1 से a1 कैंसिल, 1 अपॉन b1 माइनस b1 से b1 कैंसिल, 1 अपॉन a1। सो 1 अपॉन a1 माइनस ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन b1 माइनस 1 अपॉन b2, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन a1 यानी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल पहले इक्वेशन का और एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट सेकेंड कर्व का दोनों का डिफरेंस
यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल का डिफरेंस किसके इक्वल, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल के डिफरेंस के इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कर्व ऑर्थोगोनली कट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंडीशन याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिमिट का है मेरे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लिमिट मेरे पास 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर n, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइनाइटली है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू है और इक्वल टू नॉन जीरो है। तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने -1 और +1 -1 ऐड किया है, देखो -1 सब्ट्रैक्ट किया है और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा +1 तो वापस कैंसिल हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर एक्स -1 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स -1 माइनस 2 एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर n। अब मैं सेपरेट करता हूँ, लिमिट में किसी भी स्टेज पे अपन टर्म को सेपरेट कर सकते हैं और किसी भी स्टेज पे उनकी लिमिट ले सकते हैं। तो ये अपॉन एक्स की पावर n माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स -1 अपॉन एक्स की पावर n और माइनस 2 एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू मेरे पास 7 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो डिनोमीटर में x, इसका मतलब n की वैल्यू 7 से कम होगी। ऑप्शन में गिवन है, देखिए आप, a की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स लोग ए प्लस एक्स लोग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता है। तो यहाँ पर मैंने एक्सपेंशन किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे पास x क्या है, मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस एक्स लोग ए, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स लोग ए, साइन स्क्वायर एक्स लोग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट -1। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक्सपेंशन कर दिया -1, ठीक है। -1 और 1 से 1 ये कैंसिल हो गया। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट। इसी तरह 10x का क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2x 5 एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, फैक्टोरियल नहीं होता 10 में, 2x 5 अपॉन 15 डॉट डॉट ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो यहाँ मैंने साइन एक्स का एक्सपेंशन किया log 2 प्लस आगे और टर्म आएंगे, यहाँ 10x का एक्सपेंशन किया, फिर आगे वाले टर्म आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म इसका एक्स स्क्वायर log 2 बन रहा है, तो इसका भी एक्स स्क्वायर log 2 बन रहा है। ये प्लस का टर्म आएगा यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से माइनस का आएगा, सो एक्स स्क्वायर log 2 एक्स स्क्वायर log 2 तो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड टर्म एक्स क्यूब, आगे देखिए एक्स के हायर टर्म आएंगे यहाँ पर, इसमें भी एक्स के हाई टर्म आएंगे। यहाँ से मेरे पास आएगा, क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब मेरे पास बाहर आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो एक्स क्यूब बाहर आएगा तो एक्स की पावर 6 बार बनेगा। ठीक है, माइनस तो प्लस का हो जाएगा, log 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ भी एक्स क्यूब बाहर आएगा तो log 2 अपॉन 3, इसलिए आपस में कैंसिल नहीं होगा। रिमेनिंग एक्स की पावर रहेंगे वो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं जीरो पुट करूँगा तो एक्स की पावर 6 यहाँ बाहर रहेगा, दैट मीन्स एन की पॉसिबल वैल्यू मेरे पास क्या होगी, अगर 6 होगी तो 6 के केस में वो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग एक्स के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, log 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस log 2 अपॉन 3, ये मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी लिमिट की। तो ऐसा तब पॉसिबल है जब आपका n क्या होगा, 6 होगा तो अपने पास में, और यहाँ 6 होगा तो यहाँ 6 पुट करूँगा तो यहाँ x लिमिट पुट करूँगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो n इक्वल टू 6 यहाँ पर पॉसिबल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके अंदर इरेशनल टर्म पूछे है मेरे पास, ये 2 की पावर है और ये 3 की पावर है और ये 5 की पावर। इसका मतलब तीनों टर्म डिफरेंट है मेरे पास। तो जब तीनों टर्म डिफरेंट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म किससे फाइंड करते हैं, अपन ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, तो उस केस के अंदर टोटल टर्म कितने होते हैं, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 होता है। मैं आगे आपको कंसेप्ट भी बता दूंगा ये कैसे आया। तो यहाँ पर 10 पुट करूँगा तो ये 11 और ये 12/2, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल टर्म जो आ रहे हैं इसमें 66 टर्म आ रहे हैं। अब 66 में से रेशनल कितने हैं और इरेशनल कितने हैं वो अपने को, इरेशनल अपने को बताना है। तो अपन रेशनल फाइंड कर लेते हैं, तो इरेशनल अपने आप रिमेनिंग जो इसमें से माइनस कर देंगे तो वो मेरे पास इरेशनल आ जाएंगे। तो 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/6 की पावर 10। तो मल्टीनोमियल यूज़ करते हैं
फैक्टोरियल n दैट मीन्स फैक्टोरियल 10 अपॉन अल्फा बीटा एंड गामा, x की पावर अल्फा दैट मीन्स 2 की 1/3 की पावर अल्फा, 3 की पावर 1/2 ये बीटा, और 5 की पावर 1/6 ये गामा। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो मेरे पास 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब आप देखिए, रेशनल टर्म तभी होगा जब ये मेरे पास पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर हो जाए या नेचुरल नंबर हो जाए, तभी रेशनल टर्म आएगा, अदरवाइज इरेशनल टर्म बन जाएंगे। तो गामा जो है मेरे पास, तो फॉर रेशनल टर्म गामा की वैल्यू मेरे पास या तो 0 है पॉसिबल है, या फिर 6 का मल्टीपल पॉसिबल है, तो 6 या फिर 12, तो 12 तो हो नहीं सकता, ये 10 से क्रॉस कर जाएगा। तो मेरे पास गामा की पॉसिबल वैल्यू 0 और 6 दो ही है। जब और बीटा की पॉसिबल, बीटा मेरे पास 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये पॉसिबल है। और अल्फा जो है, अल्फा मेरे पास 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 0, 3, 6 और 9 ये पॉसिबल है। अब अपन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन के साथ में कंबाइन करके पॉसिबल टर्म फाइंड करते हैं, कितने टर्म पॉसिबल बन सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आगे, जब गामा 0 लिया मैंने, तो उस केस के अंदर गामा 0 लिया तो अल्फा प्लस बीटा 10 हो गया। अब मैं बीटा 0 करता हूँ तो अल्फा 10 आएगा। बीटा मेरे पास 2 का मल्टीपल है, तो अगर मैं ये 2 पुट करता हूँ तो अल्फा मेरे पास 8 आएगा, और अल्फा मेरे पास 3 का मल्टीपल है, तो पॉसिबल नहीं है। जब बीटा मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास, तो जब बीटा की वैल्यू अपन ने 4 पुट की तो अल्फा मेरे पास 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बीटा 2 का मल्टीपल है और अल्फा मेरे पास 3 का मल्टीपल है, तो ये पेयर पॉसिबल है। अब अगर बीटा मैं 6 पुट करता हूँ तो अल्फा 4 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर बीटा 8 पुट करता हूँ अल्फा 2 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 केस पॉसिबल है गामा 0 के लिए। इसी तरह गामा 6 के लिए दो केस ये पॉसिबल है। तो टोटल कितने टर्म आ जाएंगे? टोटल इससे कितने टर्म बनेंगे? 4 टर्म बनेंगे। तो 4 टर्म कौन से? ये हो गए मेरे पास रेशनल टर्म। तो टोटल मेरे पास 66 थे, उसमें से मैं 4 माइनस कर देता हूँ, तो 62 वो मेरे पास कैसे होंगे? इरेशनल टर्म होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं कंसेप्ट भी बता देता हूँ। n+1 n+2 अपॉन 2 कैसे आए, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म 66 कैसे आए वो देखते हैं अपन आगे। जब 3 डिफरेंट टर्म x, y और z की पावर n, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे वो अपन अगर फाइंड करते हैं, तो 2 टर्म को मैंने कंबाइन किया और ये हो गया। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया मैंने, nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n, सेकंड टर्म की 0, nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n-1, सेकंड टर्म की पावर 1, डॉट डॉट अप टू ncn फर्स्ट टर्म की पावर 0, सेकंड टर्म की पावर n। फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम से 0 मिनिमम तक डिक्रीज़ होती है, और सेकंड टर्म की पावर 0 से n तक इंक्रीज़ होती है। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, x प्लस वाई की पावर 0 ये तो मेरे पास 1 हो गया, z की पावर n दैट मीन्स ये एक ही टर्म है। ठीक है, इसी तरह इससे आगे वाले में कितने टर्म होंगे? वो 2 होंगे। फिर आगे वाले में 3 टर्म होंगे, x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, तो डॉट डॉट इसमें कितने टर्म होते हैं? बाइनोमियल के अंदर एक टर्म ज़्यादा होता है, तो x प्लस वाई की पावर n, जब इसका एक्सपेंशन होगा तो n+1 टर्म होंगे यहाँ पर, ये हो गए। तो फर्स्ट n+1 टर्म का सम, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n+1/2 होता है। तो n की जगह क्या होंगे? n+1, तो n+1 n+1/2 +1 n+2/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म, जब अपने पास में मल्टीनोमियल 3 टर्म x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n होती है, n आपका होल नंबर हो, तो उस केस के अंदर इतने टर्म आएंगे मेरे पास। तो लास्ट अपने क्वेश्चन के अंदर n=10 है, तो आप 10 यहाँ पर पुट कर लीजिए, अपने पास में 66 टर्म आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए और सभी कंसेप्ट को भी अच्छे से माइंड के अंदर आप रियलाइज़ कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों को आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।